आज जैसे आप देख रहे हैं कि हम राजनीतिक सिद्धांत के प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे। राजनीतिक सिद्धांत एक और अच्छे राज्य और अच्छे समाज के सिद्धांत की निष्पक्ष खोज है। दूसरी ओर राजनीतिक और सामाजिक यथार्थ के ज्ञान की निष्पक्ष खोज का समन्वय भी है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं एंड्रयू हैकर ने कहा था। राजनीतिक सिद्धांत को लेकर विद्वानों में अलग अलग दृष्टिकोण पाए गए हैं। तो जैसे हमने कहा कि सामान्य सिद्धांत में भी परंपरागत आधुनिक सिद्धांत है, वैसे ही राजनीतिक सिद्धांत को भी हम दो में वर्गीकृत करते हैं, परंपरागत सिद्धांत और आधुनिक सिद्धांत। पहले हम परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत के बारे में अध्ययन कर लेते हैं। परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत में मूल्यों, आदर्शों, परम तत्वों आदि को सर्वोपरि स्थान दिया जाता है। इसलिए परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत को मानकीय या आदर्शी राजनीतिक सिद्धांत अथवा शास्त्रीय राजनीतिक सिद्धांत भी कहा जाता है। शुरुआत से हम देखें कि इस परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत में राजनीतिक व्यवस्थाओं के बारे में कोई कल्पना मस्तिष्क में कर ली जाती है और फिर उस कल्पना को रचनात्मक रूप देने का प्रयत्न किया जाता है। जैसे प्लेटो ने एक आदर्श राज्य की स्थापना की और उसके अंतर्गत न्याय सिद्धांत को प्रतिपादित किया, या अरस्तु ने मध्यम प्रजातंत्र के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। लॉक ने प्राकृतिक कानून जैसे सिद्धांत और रूसो ने सामान्य इच्छा आदि सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। तो कई बार ऐसा माना जाता है कि कुछ लेखकों के अनुसार राजनीतिक सिद्धांतों में व्यवहारवादी से पूर्व के प्रचलित विचारधाराएं जो हैं वो सम्मिलित हैं। तो सभी सिद्धांत निर्माताओं की मान्यताओं से निकले हुए हैं और उनके समक्ष अनुभविक तथ्यों, जांच, प्रमाण, अवलोकन आदि का महत्व नहीं है। वे सभी दर्शन पर आधारित, चाहिए की प्रकृति पर आधारित हैं और उनको प्राप्त एवं प्रकाशित किया जाना चाहिए पर आधारित है। सभी व्यक्तियों, संस्थाओं, विधियों आदि को उन्हीं के प्रकाश में वे देखते हैं। इसीलिए कोबान जैसे विचारक ने परंपरागत राजनीतिक सिद्धांतियों को सदैव क्रियात्मक उद्देश्य लेकर लिखते रहे हैं। उनका उद्देश्य सुधार, समर्थन या विरोध करना होता है। वे लोग मूल्यों, मान्यताओं आदि को इतना अधिक महत्व देते हैं कि इनके लिए राजनीतिक सिद्धांत, राजदर्शन और राजनीतिक विज्ञान एक ही बन जाते हैं। इसलिए परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत, राजनीतिक दर्शन के इतिहास से यह ज्ञात होता है कि राजनीतिक सिद्धांत अपने प्रतिपादक के व्यक्तित्व एवं दृष्टिकोण से सदैव प्रभावित रहे हैं। और जो हमारा पॉइंट है वो राजनीतिक सिद्धांत में आचार शास्त्र या दर्शन शास्त्र में एक अंश के रूप में प्रतिपादित करते हैं। परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत की सामान्य विशेषता यह है कि ये आधुनिक या अनुभविक राजनीतिक सिद्धांत के कट्टर विरोधी रहे हैं। वे उसे बेकार, मानव समाज के लिए घातक, संपूर्ण शब्दों का आडंबर या अयथार्थ का रूप मानते हैं। उनके अनुसार आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत अपने आप को मूल्य निरपेक्ष कहते हुए भी छिपे तौर पर कतिपय मूल्यों पर आधारित होता है, क्योंकि व्यक्ति अपनी विचारधारा को छोड़ते हुए या विचारधाराओं को साथ में न लेते हुए किसी भी प्रकार के सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं कर सकता है। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांती इंद्रियों की भौतिक दुनिया में रहते हैं, इसलिए वो भी मूल्यों से प्रभावित होते हैं और वास्तविक ज्ञान एवं मानव का परम लक्ष्य अतीन्द्रिय जगत में ही विद्यमान रहता है। हम ये मानकर चलते हैं कि शास्त्रीय सिद्धांत परम तत्वों, शाश्वत मूल्यों, संपूर्ण जीवन या उसके किसी अंश, विचारों, मूल्यों आदि का विवेचन करता है। उनकी पद्धतियां दार्शनिक, चिंतनात्मक, विश्लेषणात्मक, ऐतिहासिक अथवा अंतर प्रज्ञात्मक, जिसको इंट्यूशंस कहते हैं, अंदर से
मन से निकली हुई जो है एक दिव्य दृष्टि के आधार पर अंतरप्रज्ञात्मक होती हैं, लेकिन वे व्यवहारवादियों की भांति अपने समाज और पर्यावरण के प्रति तटस्थ नहीं रह पाते हैं। शास्त्रीय राजनीतिक सिद्धांत समस्याओं, संस्थाओं और घटनाओं के अमूर्त रूप के भीतर जाता है। वो समझ और अवबोधन जो अंडरस्टैंडिंग होती है पर बल देता है। उसके चिंतन में निरंतरता होती है, समग्रता होती है, आत्मनिष्ठा होती है तथा सत्यान्वेषण की प्रवृत्ति पाई जाती है। और इन सारी चीजों से हम ये जानते हैं कि वे शीघ्र ही आध्यात्मिक सत्ता मूलक गहराइयों में डूब जाते हैं। वे राजनीतिक सिद्धांत को एक स्वतंत्र क्षेत्र मानते तो हैं, लेकिन उनके आध्यात्म शास्त्र और विचारवाद के माध्यम से वो व्यवहारिकता के साथ में विचारों का विश्लेषण नहीं कर पाते हैं। अगर हम राजनीतिक सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में राजनीति शास्त्र का अध्ययन करें तो उसका अर्थ हम ये ले सकते हैं कि उनके जो विषय क्षेत्र हैं वो काफी कुछ परंपरागत परिप्रेक्ष्य में राजनीति शास्त्र को एक राज्य और सरकार के अध्ययन के रूप में मानते हैं। उनका ये मानना है कि राजनीतिक विज्ञान को केवल यहीं तक सीमित रखना है और इसके प्रमुख प्रतिपादक गार्नर, गेटल, ब्लंचली, जकारिया, लॉर्ड एक्टन जैसे विचारक हैं जिन्होंने राज्य के अध्ययन के रूप में इसको प्रतिपादित किया था। और इसका भी अगर हम थोड़ा सा सम्मिश्रण न करते हुए इसको पृथक करें तो हम ये मानकर चलते हैं कि सीले और लीकॉक जैसे विचारक ने राजनीति विज्ञान को सरकार का अध्ययन माना है। और आगे अगर हम करें तो गिलक्राइस्ट, पॉल जेनेट और डिमॉक जैसे विद्वानों ने इसे राज्य एवं सरकार दोनों का अध्ययन माना है। तो इसलिए हमारे पास में 3 विषय हो जाते हैं परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत को पढ़ने के लिए। एक केवल राज्य का अध्ययन मानता है, दूसरा केवल सरकार का अध्ययन मानता है और तीसरा राज्य एवं सरकार दोनों को इस समय सम्मिलित करते हैं। तो अगर इसके आधार पर हम ये देखें तो प्रथम क्षेत्र में जो केवल राज्य का अध्ययन मानते हैं उसको मैं थोड़ा सा अगर आपको बताऊं तो कुछ परिभाषाएं जैसे गार्नर की हैं। गार्नर ने अपनी पुस्तक पॉलिटिकल साइंस एंड गवर्नमेंट में लिखा था कि राजनीति विज्ञान के अध्ययन का आरंभ और अंत राज्य से होता है। यानी आपको विभिन्न संस्थाओं का अध्ययन, समाज का अध्ययन, उनके अधिकारों का अध्ययन करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। आप केवल राज्य तक सीमित रहें, राज्य के तंत्र तक सीमित रहें, राज्य कितना आदर्शी बन सकता है उसके आधार पर अध्ययन करें, ये आपका क्षेत्र हो जाता है। और आगे अगर अध्ययन करें तो ब्लंचली का मानना है कि राजनीति विज्ञान वह विज्ञान है जिसका संबंध राज्य से है और जो यह समझने का प्रयत्न करता है कि राज्य के आधारभूत तत्व क्या हैं, उसका आवश्यक रूप क्या है, उसके किन विविध रूपों में अभिव्यक्ति होती है और उसका विकास कैसे हुआ है। यानी आपकी धुरी जो सेंटर कर रही है वो केवल राज्य के इर्द गिर्द ही हो रही है। कैसे उत्पन्न हुआ, क्या क्या कार्य किए, किस प्रकार से उसको विकसित किया, इन सब तत्वों के साथ में वो विद्यमान है। ऐसे ही गुडनॉव के शब्दों में अगर अपन देखें तो राजनीति विज्ञान राज्य नामक संगठन के स्थिर व गत्यात्मक दोनों रूपों की व्याख्या करता है। यानी आप आदर्शी रूप में राज्य को कैसे देख रहे हैं या राज्य कैसा होना चाहिए, उस तक पहुंचने के लिए वो जो गत्यात्मकता चाहिए उसका अध्ययन है। मैंने ऊपर आपको बताया कि लॉर्ड एक्टन ने भी इस संदर्भ में अपनी विचारधारा प्रकट की थी। तो उन्होंने अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम एंड अदर एसेज में राजनीति विज्ञान का अध्ययन इस प्रकार से किया कि राजनीति विज्ञान राज्य एवं उसके विकास के लिए अपरिहार्य दशाओं से संबंधित है। इसमें अगर आप ध्यान से देखें, प्रत्येक विचारक ने अपने राजनीति विज्ञान को राज्य के इर्द गिर्द ही उसको एकत्रित किया है। एक दो मैं अगर और आपको ऐसे ही बता दूं
गैरेज ने भी राजनीति विज्ञान को राज्य की उत्पत्ति, अभिवृद्धि, उद्देश्यों एवं समस्याओं का अध्ययन बताया। डॉक्टर जकारिया ने भी राजनीति विज्ञान को एक व्यवस्थित रूप से उन आधारभूत सिद्धांतों का अध्ययन कराया जिनके अनुसार राज्य समग्र दृष्टि से संगठित होता है तथा प्रभुसत्ता का प्रयोग करता है। पुनः अगर हम देखें, गेटल ने भी यही कहा कि राजनीतिक शास्त्र राज्य के भूतकाल का, उसके वर्तमान तथा उसके भविष्य का, इससे संबंधित विषय सिद्धांतों का तथा इसके संगठन प्रणालियों का अध्ययन करते हैं। तो एक ऐसा वर्ग हमारे सामने राजनीतिक विचारकों का है जो कि राजनीति विज्ञान को विभिन्न प्रकार से राज्य के अध्ययन के इर्द गिर्द ही स्थापित करता है। अगर हम आगे बढ़े, जैसे मैंने पहले आपसे कहा था कि 3 मुद्दे हैं। एक वर्ग केवल राज्य से संबंधित रख रहा है, एक सरकार से भी संबंध रख रहा है। तो कुछ विद्वान ने यह माना कि राज्य तो अमूर्त संस्था है, वास्तविक रूप में उसको मूर्त रूप देना तो शासन अथवा सरकार का कार्य है। अतः राजनीति के अध्ययन का संबंध सरकार अथवा शासन से ही है। राजनीतिक क्रिया सामान्यतः शासकीय समस्याओं से संबंधित होती है। सही आधार में जैसे हम ये मानकर चलते हैं कि राज्य के अंतर्गत उसको क्रियात्मक रूप देने के लिए, उसको मूर्त रूप देने के लिए सरकार विद्यमान होती है। यहाँ पर ये जो वर्ग विचारकों का है वो भी ये कहता है कि हमें सरकार के अध्ययन को राजनीति विज्ञान का मुख्य आधार मानना चाहिए। इसमें से जो मुख्य विचारक हैं वो जैसे लीकॉक है, जिन्होंने एलिमेंट्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस में लिखा कि राजनीति शास्त्र सरकार से संबंधित विद्या है। ऐसे ही सीले के अनुसार उन्होंने अपनी पुस्तक इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल साइंस में लिखा कि राजनीति शास्त्र उसी प्रकार सरकार के तत्वों का अनुसंधान करता है जिस प्रकार संपत्ति शास्त्र संपत्ति का, जीव शास्त्र जीव का, बीज गणित अंकों का और ज्योतिष शास्त्र स्थान एवं लंबाई चौड़ाई का अनुसंधान करता है। तो इसलिए हमें सरकार का अध्ययन करना एक मुख्य आधार बनता है। H.G. जेम्स ने भी राजनीति शास्त्र को राज्य का विज्ञान माना है, किंतु राज्य में सरकार भी अंतर्निहित है। सरकार राज्य के उद्देश्य को पूरा करने का यंत्र है, वो राज्य को मूर्त रूप देता है, ऐसा उनका मानना है। तो इसके आधार पर सरकार से जुड़े हुए हमें अध्ययन करना है राजनीतिक सिद्धांत में। सरकार से जुड़े हुए प्रमुख अध्ययन जो किए गए हैं वो, जैसे मैं पुस्तक आपको गिनाऊं, ब्राइस की पुस्तक है मॉडर्न डेमोक्रेसी, फाइनर की पुस्तक है थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ मॉडर्न गवर्नमेंट, मैक्रेडीज की पुस्तक है मॉडर्न गवर्नमेंट्स। इन सब विद्वानों ने राजनीति के अध्ययन विषय को एक आधारशिला सरकार के साथ में दी है। अब आगे अगर अपन तीसरे मुख्य पॉइंट पर चले, उसमें यह है कि राजनीति सिद्धांत परंपरागत रूप में केवल राज्य से संबंधित नहीं है, केवल सरकार से संबंधित नहीं है, लेकिन ये राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन करती है। राजनीति विज्ञान इस प्रकार राज्य का विज्ञान है जिसमें सरकार और संगठन एवं राज्य के सिद्धांत और उसके कार्यान्वयन को सम्मिलित किया जाता है। इसमें मुख्य विचारक पॉल जेनेट हैं, जिन्होंने सामाजिक विज्ञानों का वह क्षेत्र जो राज्य और सरकार के सिद्धांतों का विवेचन करता है उसको हम राजनीति विज्ञान मानते हैं। इसी प्रकार से अगर हम डीमॉक को लें तो राजनीति विज्ञान राज्य और उसके साधन सरकार से संबंधित अध्ययन है। गेटल का भी यही मानना है कि राजनीति विज्ञान राज्य का वह विज्ञान है जो मानव के उन संगठनों से संबंधित है जो राजनीतिक इकाइयों एवं सरकार व उसके कार्यों का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार हम ये मानकर चलते हैं कि परंपरागत रूप में राजनीति का अध्ययन राज्य एवं सरकार तथा सरकार को समझने के लिए संविधान से संबंधित माना जाता है। तो हम परंपरागत राजनीति विज्ञान को
भले ही दार्शनिक, चिंतनात्मक, आदर्शी या मूल्य